अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज का नावल है जान, जिसकी राइटर है शीना चंदा महताब। आइए शुरू करते हैं उसका पार्ट 1। 1-2 दिसंबर का महीना, उस पर कोयटा की क्यामत है सर्दी। कोयटा तो आम सर्दी के दिनों में भी बंदों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया करता था। अब तो हर महीना ही दिसंबर का था। अगरचे काफ़ी दिनों से मौसम अब आलूदा था, मगर ना तो बारिश हो रही थी और ना ही बर्फ़बारी शुरू हुई थी। बस खुश्क सर्दी थी, और वो थी भी ज़्यादा, या फिर मुझे ही कुछ ज़्यादा महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं कोयटा की रहने वाली नहीं थी। मेरा ताल्लुक़ पंजाब से था। अगरचे पंजाब की अपनी सर्दी भी कम मशहूर नहीं, लेकिन ये भी सच था कि पंजाब में ज़्यादा सर्दी उस वक्त शुरू होती थी जब मरी और कोयटा के पहाड़ों पर बर्फ़बारी शुरू होती। अगर कोयटा के पहाड़ों पर पड़ने वाली बर्फ़ का असर पंजाब तक जा सकता है, तो खुद कोयटा का क्या हाल होगा। अगरचे अभी तक बर्फ़बारी शुरू ना हुई थी, लेकिन उसके बावजूद सर्दी बहुत शदीद थी। इत्तफ़ाक़न आज मौसम मामूल से कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। तेज़ बर्फ़ीली हवाएं चलना शुरू हो चुकी थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि अब किसी वक्त भी बर्फ़बारी शुरू हो सकती है। ये अंदाज़ा मैंने इस बुनियाद पर लगाया था कि चंद बरसों से मेरी मुस्तकिल रहाइश कोयटा ही में थी और अब मैं यहाँ के मौसम के मिजाज को समझने लगी थी। हाँ, तो मौसम के खिलाफ तेवर देखते हुए मैंने खाना बनाने का प्रोग्राम मौसर कर दिया था। दरअसल आज मैं खुद को ज़रा बेहतर महसूस नहीं कर रही थी। दूसरा, कॉलेज से भी कुछ लेट आई थी। अगरचे मुझे सख्त भूख लग रही थी, मगर खाना पकाने का मूड नहीं था। वैसे भी खाना बनाने में काफ़ी वक्त लग जाता, इसलिए मैंने कम वक्त में तैयार होने वाले खाने का सोचकर फ्रिज से अंडे निकालकर आमलेट बनाया और स्लाइस के साथ खा लिया। वक्त भी कम लगा और पेट भी बढ़ गया। खाने से फारिग होकर मैं बाकी का काम सुबह पर छोड़कर किचन बंद कर बाहर निकली तो हवा की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो चुका था। मैंने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर अपने कमरे का रुख किया, क्योंकि इस मौसम में ज़्यादा देर बाहर रहना बीमारी को दावत देने के मुतरादिफ था। कमरे में दाखिल होकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और इलेक्ट्रिक केतली में चाय के लिए पानी रख दिया। अचानक मेरी नज़र सामने दीवार पर लगे कैलेंडर की तरफ उठी तो मैं चौंक पड़ी। आज 31 दिसंबर थी, गुजरते साल की आखिरी शब। चंद घंटे बाद नया साल शुरू होने वाला था। नए बरस का ख्याल आते ही मुझे शादाब याद आ गया। आज कल उसकी तरफ से नए साल का कार्ड और साथ चंद हरफी हाथ मिला था, जिसमें शादाब नहान ने लिखा था, डियर आयशा जी, सलाम। यकीन है आप अच्छी होंगी। आपकी दुआओं से मेरे रैंक में एक और रैंक का इजाफा हो गया है और अब आपके वादे के मुताबिक मुझे आपसे शफ़े मुलाकात हासिल करने का हक मिल गया है। मैं और क्या कहूँ, ये साल भी उदास रहा, रूठ कर गया, तुझसे मिलने बगैर दिसंबर गुजर गया। मगर नए साल के नए लम्हों में, यानी पहले घंटे के शुरू होते ही मैं आपके रूबरू होऊंगा और फिर नए बरस की नई और पहली सुबह का आगाज़ हम दोनों मिलकर करेंगे। क्यों, ठीक है ना? अरे हाँ, चलते चलते आपको ये भी बता दूँ कि 2 माह पहले मैं पूरे 26 का होकस्ताज में लग चुका हूँ। अच्छा, आप इजाज़त। गो के बातें बहुत हैं, मगर सब बातें मुलाकात पर होंगी। खुदा हाफिज़, आपका अपना शादाब खान अफरीदी। और अब से चंद घंटे बाद नया साल शुरू होने वाला था, यानी शादाब आने वाला था। अगरचे सुबह ही मैंने अखबार में पढ़ा था कि कोयटा के खराब मौसम और शदीद धुंध की वजह से उसका फ़ज़ाई रब्ता मुल्क के दूसरे हिस्सों से कट गया है, इसलिए कोयटा आने और जाने वाली तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। इस बात का मतलब यह भी लिया जा सकता था कि आज नए साल के साथ शादाब नहीं आएगा, कि वो हमेशा ट्रेन में सफ़र करना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ समझता था, इसलिए वो आज किसी तरह भी नहीं आ सकता था। ये सब सोचकर मुझे इत्मीनान सा हो रहा था। न जाने क्यों मैं अभी तक खुद को शादाब का सामना करने के लिए तैयार ना कर सकी थी। यही वजह थी, जितनी ताहीर इस मुलाकात में हो रही थी, इतना ही इसको मैं अपने हक में अच्छा समझ रही थी। हालांकि ये एक अहमकाना सी बात थी। शादाब से मुझे जल्द या बदेर हर हाल में मिलना ही था। ये आखिरी मुलाकात बहुत ज़रूरी थी। ताहम ये और बात थी कि अभी तक मैं ज़हनी तौर पर उसका सामना करने पर तैयार ना थी। अचानक केतली में खोलते हुए पानी ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा किया और मैंने शादाब को भूलकर इसमें पत्ती डाली। कुछ देर बाद चाय तैयार करके इसे प्लास्टिक में डालकर मग पकड़े अपने बिस्तर पर आ गई। चाय पीते हुए और ना चाहते हुए भी मैं भी शादाब के बारे में सोच रही थी, वो जो डिस्टर्ब करने आ रहा था। मुझे मालूम था वो क्यों आ रहा है। मैं ये भी जानती थी कि मुझे उससे क्या पूछना है। मैं उसकी आमद का मतलब अच्छी तरह समझती थी और उसके सवालों को जानती थी। मगर अजीब बात थी, मुझे उसके सवाल तो मालूम थे, मगर ये मालूम ना था कि जवाब में मुझे क्या कहना है, यानी क्या जवाब देना है। हालांकि उसके जवाब को सोचने के लिए मुझे बहुत सा वक्त मिला था। एक लंबा अरसा मिला था मुझे उसके जवाब को सोचने के लिए। और मैं अब भी ये सोच रही थी कि मुझे उससे क्या कहना है। 12 साल के बाद भी मुझे जवाब ना आया था।
یا میں نے جاب سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی، لیکن اب شاید جواب کا وقت آ گیا تھا، مگر اب تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، جبکہ میرے وعدے کو یاد رکھتے ہوئے آج شاداب آ رہا۔ شاداب نے اب تک وہی کیا تھا جو میں نے اس سے کہا تھا، مگر کیا میں اب وہ کر سکوں گی جو شاداب چاہے گا؟ کبھی نہیں۔ اسی پریشانی میں 3 کپ چائے کے پی گئی، حالانکہ میں مغرب کے بعد چائے یا کافی بالکل نہیں پیتی تھی۔ باقی رات بھی مجھے جا کر گزارنی پڑتی تھی، مگر آج تو موسم کچھ زیادہ سرد تھا، دوسرا طبیعت ہی کچھ ٹھیک نہ تھی، اس لیے میں نے سوچا تھا 1-2 کپ چائے کے پی لیے جائیں تو اچھا ہوگا۔ اب یہ الگ بات تھی کہ سوچوں میں ایک کی بجائے 3 کپ پی گئی، اور پھر خالی کپ سائڈ میز پر فلاسک کے پاس رکھ کر اچھی طرح لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی، مگر سردی آج بہت زیادہ تھی اور پھر میرا دھیان بھی شاداب کی طرف لگا ہوا تھا۔ شاداب نے لکھا تھا، میرے رینک میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ یہ بات نام بھی لکھتا تو تب بھی مجھے تو پتہ چل چکا تھا کہ اسی ہفتے کے دن جمعہ میگزین میں سیاچن گلیشیئرز پر انجام دیے جانے والے اس کارنامے پر ایک مضمون لکھا گیا تھا، اور مضمون کے ساتھ اس کا ایک مختصر انٹرویو چھپا تھا، جس کے ساتھ اس کی ایک پرانی تصویر لگائی گئی تھی جو اس کے فوج میں جانے کی ابتدائی زمانے کی تھی۔ نہ جانے شاداب نے اپنی تازہ تصویر اخبار کو کیا سوچ کر نہیں دی تھی۔ مضمون میں شاداب کو زبردست احراجی تحسین پیش کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کس طرح خراب اور طوفانی موسم میں شاداب نے اکیلے ہی کمک نہ ملنے کے باوجود اپنی ذہانت، عقل مندی، ہوشیاری اور محنت سے دشمن کو ایک اہم چوکی پر قبضہ کرنے سے نہ صرف باز رکھا، بلکہ دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان بھی پہنچایا۔ آفیسرز بہت خوش تھے شاداب سے، جو 3 دن اکیلا دشمن سے برسرے پیکار رہا تھا۔ بعد میں موسم صحیح ہونے پر جب اس کی مدد اور خبر گیری کو دوسرے جوان پہنچے تو وہ شدید زخمی تھا، مگر حوصلے اب بھی بلند تھے۔ وہ کسی قیمت پر چوکی چھوڑنے پر تیار نہ تھا، مگر اس کی خراب حالت کے پیش نظر آفیسرز نے اسے زبردستی CMH ہسپتال راولپنڈی بھیج دیا تھا۔ صحت مند ہونے پر اس کے اعزاز میں آرٹلری آفیسرز میس میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں اسے ایک اور رینک ملا تھا اپنے اس کارنامے پر جو اس نے سیاچن پر انجام دیا تھا۔ مضمون کے ساتھ ہی شاداب کا ایک مختصر انٹرویو چھپا تھا، جس میں شاداب سے پوچھا گیا تھا کہ اسے فوج میں آنے کا خیال کیسے آیا، کیا بچپن سے یہی شوق تھا یا بعد میں بڑے ہو کر سوچا؟ جواب میں شاداب نے عقیدت سے بتایا تھا، مجھے فوج میں آنے کا مشورہ میری ایک بہت پیاری اور عزیز ہستی نے دیا تھا۔ اگر وہ مجھے بر وقت راہ نہ دکھاتی تو نہ جانے اس وقت میں کہاں بھٹک رہا ہوتا۔ مستقبل کا میں نے سوچا ہی نہ تھا۔ دراصل میں ایک لاابالی اور غیر ذمہ دار نوجوان تھا، جس کا زیادہ وقت پٹھان کے روایتی دشمنیوں اور بدلہ لینے کے طریقوں کے بارے میں سوچتے ہوئے گزرتا تھا یا پھر آوارہ گردی کرتے ہوئے۔ میرے آج کے مقام کی ذمہ دار وہی ہستی ہے جو مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میرا یہ مقام، نام، عزت، شہرت اسی ہستی کے مرحوم میں منت ہے۔ شاداب سے پوچھا گیا تھا کہ اس کی زندگی میں اب اور کیا مقاصد ہے؟ جواب میں شاداب نے کہا تھا، میری زندگی کے صرف 2 مقصد ہیں، ایک اپنے وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت کرنا اور دوسرا اپنی محبت کو حاصل کرنا، جس کو اب تک میں اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اپنا نہ سکا تھا۔ اس نے صاف صاف کہا تھا، اگرچہ میرا جسم اور ذہن میرے وطن کے دفاع کے لیے سرحد پر ہوتے ہیں، لیکن میرا دل میری محبت کے پاس ہوتا ہے۔ پروموشن کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں شاداب نے کہا تھا، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ 7 سال انتظار کیے بغیر ہی مجھے نیا رینک مل گیا ہے، مگر اصل خوشی مجھے اس دن حاصل ہوگی جب میں اپنی محبت کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ باقی باتیں سیاچن کے بارے میں تھی، وہاں کے موسم کے بارے میں، پہنے جانے والے محسوس لباس اور کھائے جانے والی خوراک کے بارے میں تھی۔ مضمون اور انٹرویو پڑھتے ہی مجھے لگا تھا جیسے اب وہ کسی وقت بھی مجھ سے ملنے اچانک آ سکتا ہے، کہ وہ اہم ہستی میں ہی تھی۔ میرا جی چاہا یہاں سے فوراً کسی ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں وہ مجھے کبھی نہ پا سکے، جہاں اس کا سامنا ہونے کا خوف نہ ہو، مگر اس طرح تو بات بگڑ سکتی تھی۔ وہ اپنی راہ سے پھر بھٹک سکتا تھا اور میں نے جو محنت اس پر کی تھی اسے ضائع ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکتی تھی۔ اس دن میں نے سوچا، بلکہ میں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اگر وہ مجھ سے ملنے آیا تو مجھے کیا کہنا ہے شاداب سے، مگر ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تاہم اب کھلتی اور بند ہوتی آنکھوں سے میں سوچ رہی تھی، یہ جو 1-2 دن مجھے اتفاق سے مل گئے ہیں، اب مجھے مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کا جواب سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ اور یہی سوچتے ہوئے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، حالانکہ چائے پینے کے بعد مجھے نیند کم ہی آتی تھی۔ معلوم نہیں کتنا وقت گزرا تھا، نیند میں ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دروازے کو زور زور سے پیٹ رہا ہو۔ پوری طرح آنکھ کھلی تو پتہ چلا کوئی بیل پر انگلی رکھ کر بول چکا ہے۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ میں نے خوفزدہ نظروں سے کلاک کی طرف دیکھا اور 1 بج رہا تھا۔ بیل انٹر کام تھی۔ میں نے بیڈ کے پیچھے سے ریسیور اتار کر پوچھا، کون ہے؟ جناب، دروازہ کھولنے کا پروگرام ہے یا فوت ہو جاؤں یہاں اس سرد اور طوفانی موسم میں؟ شاداب کی زندگی سے بھرپور آواز آئی اور میں اچھل پڑی۔ اف، نہ جانے کب سے باہر کھڑا ہے۔
मैंने रिसीवर भी ठीक से ना रखा था और बगैर कुछ ओढ़े और जूता पहने चाबी उठाकर दरवाज़ा खोलकर भागती हुई बाहर निकली और फिजा में फैले अंधेरे में हल्की सी सफ़ेदी देख कर वहीं रुक गई। फिर पहले सीन की लाइट ऑन की, फिर बाहर आई तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला था। बारिश के बाद बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। सहन में आते ही मुझे सख्त सर्दी का एहसास हुआ। पाँव से भी नंगी थी और चादर भी नहीं ओढ़ी थी। मैंने लॉक में चाबी घुमाई और जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही वो तेज़ी से अंदर आ गया। फिर जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और मेरे हाथ से चाबी पकड़ते हुए उसने मुझे और मैंने उसको देखा। फुल वर्दी पर अपनी स्याह जैकेट पहन रखी थी जिसके कॉलर उठे हुए थे और सर पर हेयर था, मगर शायद वो मुझे अच्छी तरह देख चुका था क्योंकि जल्दी से लॉक लगाते हुए उसने मुझसे कहा, इतनी शदीद सर्दी में आप बगैर जूते और शाल के बाहर निकल आए, प्लीज़ आप अंदर चलिए। और मैंने कोई जवाब दिए बगैर गुमसुम अपने कमरे में आकर जूता पहना, फिर शाल ओढ़ रही थी जब वो सेन की लाइट ऑफ करते हुए कमरे में दाखिल हुआ। मुझे हैरत थी, वो पहली बार से घर में आया था और दरवाज़ा लॉक करने के बाद लाइट भी ऑफ कर दी। भला उसको स्विच बोर्ड का पता कैसे चला? शादाब ने अंदर दाखिल होते ही कंधे से बैग उतारकर साइड पर रखा, फिर अरे कहते हुए एरियो घूमा और बाहर निकल गया। अब क्या हुआ, मैंने दिल में सोचा। फिर खुले दरवाजे से बाहर नजर गई। वो सामने बरामदे में खड़ा खुद पर बड़ी बर्फ झाड़ रहा था। पहले कंधे झाड़े, फिर सर से हैट उतारकर झाड़ने लगा और मैंने पूरे 5 साल बाद आज उसे गौर से देखा था। वही कद जो पहले था, मगर जिस्म जरा बढ़ गया था। वही नक्श, मगर 2 चीज़ों का इजाफा हो गया था, स्याधारी और घनी मूछें, जिन्होंने उसकी वजाहत में और भी इजाफा कर दिया था। वो पहले से ज़्यादा खूबरू हो गया था और अपनी उम्र से बड़ा मर्द लग रहा था, शायद दाढ़ी की वजह से। फिर जैकेट उतारी तो शोल्डर्स पर लगे रैंक चमकने लगे। मैंने गौर से इन चमकते सितारों को देखा जिनको हासिल करने के लिए वो दिन रात का फ़र्क भूल गया था, खुद को भूल गया था, क्योंकि उन सितारों को हासिल किए बगैर वो मुझसे ना मिल सकता था। मुझसे मुलाकात की शर्त ही रैंक थे। हैट और जैकेट झाड़ने के बाद उसने पाँव को दोबारा लेफ्ट राइट के अंदाज में ज़मीन पर मारा और जब अंदर की तरफ बढ़ा तो मुझे खुले दरवाजे में खड़ी देखकर यूं चूका जैसे अभी अभी पहली बार देखा हो। फिर जल्दी से अंदर दाखिल होकर जैकेट कुर्सी पर डाली और मेरे मुकाबले आन खड़ा हुआ। मेरी समझ में ना आया अब क्या करूं, क्या कहूं। वो कुछ देर यूं ही खड़ा मुझे देखता रहा। वक्त गुजरता रहा और मैं दिल ही दिल में झंझलाती रही, मगर होंठों पर न जाने कैसे चुप लग गई थी। अचानक शादाब ने अपने दोनों हाथ उठाकर मेरे शानों पर रख दिए। ये उसकी पहली जरूरत थी, मगर मैं यूं उछली गोया करंट लगा हो। फौरन घबरा कर 2 कदम पीछे हटी तो शादाब बजाय हाथ उठाने के 2 कदम आगे बढ़ आया और शिकवे बड़े लहजे में बोला, क्या 5 साल बाद भी मुझे आपको देखने का हक नहीं? शादाब प्लीज़, मैं सिर्फ इतना कह सकी, क्या प्लीज़? शादाब ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या इतने तवील इंतजार के बाद भी इन आंखों को अपनी प्यास बुझाने का हक नहीं? इतनी जालिम तो ना बने। अब मजीद जुल्म मुझ पर मत करें और कुछ बर्दाश्त करने का मुझ में ना तो हौसला है और ना हिम्मत। अब और कोई ज्यादती मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो मेरी आंखों में देखते हुए कह रहा था और मैं चाहने के बावजूद फिर कुछ ना कह सकी। लेकिन जब बहुत सारा वक्त गुजरने पर भी उसकी पोजीशन में फ़र्क न आया, वो इसी वारफतगी से मुझे देखता रहा, तो मैंने आहिस्ता से उसके हाथ अपने शानों से हटा दिए और 4 कदम पीछे हट कर उसे देखा और कहा, अब बस करो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया, वही कातल मुस्कुराहट जिसकी तारीफ मुझे इस मुकाम पर ले आई थी। वो अब भी दीवानगी से मुझे देख रहा था। उसकी नज़रों से बचने के लिए मैंने रूह बदल लिया तो शायद वो भी संभल गया। और सुनाई, क्या हाल है आपका? कैसे गुजर रही है ये ज़िंदगी? शादाब ने मेरे बिस्तर पर बैठते हुए इत्मीनान बड़े लहजे में पूछा। तुम सुनाओ, कैसे आ गए? मैंने साइड मेज़ के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए पूछा और दिल ही दिल में उसके समझ जाने का शुक्र अदा किया। क्या मतलब है आपका आने की? तो मैंने बाकायदा इतला की थी। क्या मेरा कार्ड राहत नहीं मिला आपको? शादाब ने हैरानगी से पूछा। वो तो है मिल गई, मगर क्या मेरे आने का यकीन नहीं था? शादाब ने एक बार फिर मुझे नज़रों के हसार में लेते हुए पूछा। ये बात नहीं, वो दरअसल यहाँ का मौसम। मैं बात पूरी ना कर सकी क्योंकि वो मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। अच्छा हाँ, इधर आने और जाने वाली तमाम परवाज़ें मंसूब हो गई हैं, लेकिन मैं तो अपने एक ऑफिसर के साथ आया हूँ हेलीकॉप्टर में। उनको इधर एक बहुत ज़रूरी किस्म का काम था, मुझे पता चला तो मैंने उनको बताया कि आज मेरा भी उधर जाना बहुत ज़रूरी है सर, और वो मान के। है जान को हथेली पर रख कर आना ज़रूरी तो नहीं था।
तुम मौसम ठीक होने का इंतजार कर लेते, मैंने खफा होकर कहा। इंतजार कुछ कम तो नहीं किया था जो अब मौसम के नहरे भी देखता। शादाब ने मुझे देखते हुए कहा, अच्छा। मैं इतना कहकर चुप हो गई। फिर जज्बाती माहौल को बदलने के लिए पूछा, तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? अच्छी ही होंगी। शादाब ने मुस्कुरा कर मुझे देखा, जैसे समझ गया हो मैं मौजू बदल रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? 4 सादा कभी नहीं गए?